मगर जब इन्होंने हमें मायूस किया तो मजबूरन मुझे दखलंदाजी करना पड़ी, कैथी ने कहा। इस दखलंदाजी के चक्कर में तुम सरहदों के बहुत अंदर तक घुस आई हो, अब बस भी करो, मैंने कहा। मुकम्मल फतेह याबी तक फौजियों की वापसी नामुमकिन है, कैथी ने जंगजुयाना अंदाज में कहा। पेशकदमी जारी रहेगी। ये तो अच्छा है कि बूढ़ी यहाँ मौजूद नहीं, वरना एक नया वजला पैदा कर देता। तुम सब कुछ कहना मगर असल मौजू पर मत आना। तुम तो मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट दिए जा रही हो। मैंने मुतैराना लहजे में कहा, मुझे अपनी सलाहियत का इल्म नहीं था कि खवातीन को भी मौजू से भटका सकता हूँ। नहीं भटका सकते, कहती है मुस्कुरा कर कहा। खास तौर पर इस सूरत में जब एक खातून किसी बात का तैयार किए बैठी हो। ईमानदारी की बात यह है कि कहती भी कह रही है जनरल टेरेस बूंदा, लेकिन जितना इसरार ये कर रही है वो गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है ये सारी बातें कबल वक्त है। तहजीब ने बड़ी संजीदगी से कहा, जो ख्वाहिश तो उन लोगों की है वही हमारी भी है, मगर पहले रैंडल वाला मामला तो नहीं मर जाए। तो हम कौन सा किसी बात पर फौरी इसरार कर रहे हैं? कैटी ने तुर्की ब तुर्की कहा, बात सिर्फ वादे की तो है, तुम लोग वादा कर लो, ये जिक्र ही खत्म। क्या ख्याल है तहजीब? मैंने तहजीब की तरफ देखा और तहजीब ने एक तवील सांस ली। अगर तुम इस जिक्र से पीछा छुड़ाना ही चाहते हो तो वादा कर लो, तहजीब ने कहा। एक वादा करने से काम नहीं चलेगा, कैथी ने ललकार कर कहा। तुम दोनों को वादा करना पड़ेगा। मैं नहीं बहुत आजिज आ चुकी हूँ, तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई मौजू ही नहीं बचा। तुम मुझे जो कहो मैं वो वादा करने को तैयार हूँ। और तुम क्या कहती हो? कहती मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें मालूम है हम दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करते, इस मामले में कैसे कर सकते हैं? वाशगाफ अल्फाज वादा करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम अपने अल्फाज से कोई फायदा उठा जाओ। तुम तो जंग के मूड में हो बाबा, मेरे कानों को हाथ लगाए। तब अपने अल्फाज से किसी किस्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। कैदी ने फातियाना दाल व दोनों हाथ बुलंद किए। आगे मैं एक जनरल की बीवी हूँ, मुझसे जीतना कोई मजाक थोड़ी है। बेसरे शामी क्लारा और डेविड रियान के पास पहुंच गया। वो दोनों होटल के उसी कमरे में मुकीम थे जो मेलिनोव के कमरे के नीचे वाक़ था। 8 बजे उसी होटल में मेलिनोव के एजाज में डिनर दिया जाना था, जिसका इंतजाम मैंने कराया था। उस डिनर का असल मकसद मेलिनोव को वक्ती तौर पर गोटेल में रोकने के सिवा कुछ नहीं था। रैंडल के खिलाफ तहकीकात करने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। काम मेरी तवक्को से बहुत पहले हो गया था और अब मैं रैंडल को गिरफ्त में लेने के लिए पर तोड़ रहा था। डिनर तो बहरहाल दे दिया जाना था। इंस्पेक्टर बैंसडिले के मेकअप में मैं उन दोनों के कमरे में दाखिल हुआ। बैलियार खान हूँ, मैंने जल्दी से कहा, और एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर खड़ा होता हुआ डेविड रियान एक तवील सांस लेकर बैठ गया। मेकअप करने के फन में तो आपका कोई सानी नहीं है, उसने कहा। मैं तो कभी आपको पहचान ही नहीं सकता। अली की 60 को मैंने बहुत करीब से देखा है, क्लारा बोली। वाकई ये बड़ा हैरान कुन मामला है। मैंने सोचा था इस बार मेकअप का सहारा नहीं लूंगा। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे मोशी आवर ने मुझे मजबूर कर दिया है। वो कैसे? उन दोनों ने बैक वक्त हैरत से कहा। मुझ पर ताबड़तोड़ कातलाना हमले शुरू हो गए थे। अपनी जान बचाने की यही सूरत नजर आई कि हमला करने वालों की नजरों से ही उजल हो जाऊं। यानी आप खौफजदा हो गए? डेविड रियान ने इंतहाई हैरत का मुजाहरा किया। वह हमलावरों से उलझने की पोजीशन में नहीं था। रैंडल को मजबूरन मंदरियाम पर आना पड़ा था और वो ये इंतजाम करके मंदरियाम पर आ गया था कि मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगा। अगर मैं हमलावरों की तरफ तवज्जो देता तो उसका लाजमी नतीजा ये होता कि रैंडल की तरफ से मेरी तवज्जो हट जाती और वो बच के निकल भी सकता था। बच के तो वो आप भी निकल सकता है, क्लारा ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। वो इंतहाई शातिर आदमी और शैतानी दिमाग का मालिक है। ऐसे ऐसे मंसूबे बनाता है कि अकल तंग रह जाए। है तो खैर अपना मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात, लेकिन ये तुम्हारा खादिम भी किसी से कम नहीं है। रैंडल को ऐसी शिकंजे ने कसूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। आम मसले की संगीनी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, डेविड रियान ने कहा। रैंडल के सिलसिले में आपको अपने आदमियों पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे मालूम है डेविड कि मैं किस हद तक अपने आदमियों पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे रैंडल की हद परवाज का भी अंदाजा है, लेकिन आप तो यहाँ बैठे हैं, डेविड ने मायूसाना लहजे में कहा। मुमकिन है रैंडल आपके आदमियों को धोखा देकर निकल भी जा चुका हो। मेलिनोव, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जब तक मेलिनोव यहाँ मौजूद है, रैंडल भी मौजूद है। अगर मेलिनोव S1 है, ईगल की हाई कमान का एक मेंबर, रैंडल उसे किसी और के रहमो करम पर क्यों छोड़ सकता है? वो एक ऐसा नाकाबिले एतबार आदमी है जिसके बारे में कोई बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती, क्लारा ने कहा। और फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। रैंडल की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए मैंने तहजीब को इंचार्ज बना दिया है। वही इस मामले को देख रही है। तहजीब मालकम एक्स की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है, क्लारा ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। लेकिन रैंडल के मुकाबले पर वो कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले के लिए तो तुम्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तहजीब को भी तो मैंने ही इंचार्ज बनाया है। अगर तुम ये कहती हो कि उसका मुकाबला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे फैसले पर भी एतमाद करना चाहिए। तुम्हारी सलाहियतों पर तो एतमाद है, लेकिन इस पर शुबा है कि तुम रैंडल की मकाइयों और शातराना ज़हनियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो।
उसके बावजूद कि मैं 6 माह से ज्यादा उसकी कैद में रहा, कोशिश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगा सका, और ये मालूम होने के बावजूद अगर वो एक बार नजरों से ओझल हो गया तो फिर उसका सुराग लगाने के लिए तवील जिद्दोजहद करना पड़ेगी। तुम्हारे लिए दुआएं की जा सकती है। क्लारा ने कहा, काश रैंडल तुम्हारे हाथों से बचकर ना निकल सके। फिलहाल तुम बैरिनोव के एजाज में डिनर दिया जा रहा है। मैंने कहा, ये बात समझ में नहीं आई। डेविड बोला, प्रोग्राम के मुताबिक बैरिनोव को आज रवाना हो जाना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। बैरिनोव ने अपना प्रोग्राम बहरहाल ज्यादा मौखर नहीं किया। डिनर के फौरन बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा, जहाँ से चार्टर्ड त्यारे के जरिए वो वापस चला जाएगा। ये डिनर तुम्हारी तरफ से तो नहीं है। क्लारा ने कहा, मेरी तरफ से समझो, इसलिए कि ये मंसूबा मेरा ही है। काश हमें भी रैंडल के खिलाफ काम करने का कोई मौका मिल सकता। डेविड रियान ने कहा, अपने हिस्से का काम तो तुम कर चुकी हो। तुम दोनों ही की मदद से मैं आज कामयाबी की इस कदर नजदीक पहुंच चुका हूँ कि जब चाहूं रैंडल को अपनी गिरफ्त में ले सकता हूँ। उसके बावजूद कुछ तशदगी महसूस होती है। क्लारा बोली, इससे बढ़कर भी कुछ करने को जी चाहता है। बेफिक्र रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को इसका मौका दिया जाए। उन दोनों के पास उठने के बाद मैंने कुछ देर डिनर के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर होटल से निकल आया। अब मेरा रुख पैराडाइज बार की तरफ था। पैराडाइज बार में चंद अफराद ही मौजूद थे, ज्यादातर मेजें खाली थी। अभी उनके आबाद होने का वक्त नहीं हुआ था। मैं सीधा उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ एडगर का ऑफिस था। ऑफिस का दरवाजा बंद था और दरवाजे के बाहर स्टूल पर एक मुस्टंडा स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। मुझे ऑफिस की तरफ जाते देखकर वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। यूं मुंह उठाए कहाँ चले जा रहे हो? उसने गुर्रा कर कहा। मुझे मिस्टर एडगर से मिलना है। मैंने नर्म लहर में कहा, भाग जाओ, वो इस वक्त मसरूफ है, किसी से नहीं मिल सकते। नहीं, उनसे मेरा मिलना अशद जरूरी है। उन्हें बताओ कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर बेंस डिले आ रहा है। ही मिस्टर, तुम नशे में तो नहीं हो? तुम कैसे बहुत आते हैं? उनके से बाद तो फौज के कर्नल जनरल तक होते हैं। मैंने जवाब अपना शिनाख्ती कार्ड जेब से निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। अगर जरा भी पढ़े लिखे हो तो इसे पढ़ दो। वो पढ़ा लिखा था या नहीं, मगर सरकारी कार्ड और उस पर चिस्पान तस्वीर तो पहचान ही सकता था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। मैं अभी जाकर उन्हें बताता हूँ, उसने इकलाते हुए कहा और हाफिज के दरवाजे की तरफ चपटने की कोशिश की। नहीं मेरे दोस्त, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैं खुद ही उसे भी बता दूंगा और उससे बिल भी लूंगा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। मैं उसे अटका बक्का छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाफिज के अंदर दाखिल हुआ तो एडगर किसी से फोन पर बात करने के बाद रिसीवर वापस रख रहा था। एक अजनबी को अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। कौन हो तुम? उसने बड़े खराब लहजे में कहा। और बिला इजाजत मेरे ऑफिस में कैसे दाखिल हुए? इस कदर नाराज होने की क्या जरूरत है? मैंने एक कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम भी मेरा कार्ड देकर इत्मीनान कर रहा हो। एडगर एक तवील सांस लेकर कुर्सी की फुश से टिक गया। क्या अब भी कोई बात बाकी रह गई है? उसने बदमहल अंदाज में कहा कि जिलजिले में मिस्टर एडगर, ये तो ज्यादती है ना का हमला मुझ पर किया गया और तंग भी मुझे ही किया जा रहा है। मुझे तो बताया गया था कि वो मामला खत्म किया जा चुका है। वो मामला तो खत्म किया जा चुका है मिस्टर एडगर, लेकिन अब एक नया मामला उठ खड़ा हुआ है। मैंने अपनी असल आवार ने कहा, हमें इतला मिली है कि आप मिस्टर अली पर हमला करने के मंसूबे बना रहे हैं। एडगर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने अब तक मेरी आवाज की तब्दीली पर गौर नहीं किया था। ये सरासर इल्जाम है। उसने एहतजाजी अंदाज में कहा, तुम ये बात साबित नहीं कर सकते। हम लोग हकायक को साबित नहीं करते, उनका एतराफ कराया करते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, ये खुली हुई धांधली है। इस धांधली के खिलाफ मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जरूर खटखटाना, मैंने कहा, बगैर एतराफ करने के बाद। बेवकूफ आदमी, तुम आवाज भी नहीं पहचानते? ओह ओह, एडगर ने चौंक कर कहा, ये कैसे मुमकिन है कि जी आवाज तो अली यार खान की है। हाँ, मैं मेकअप में हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना हो सके। ये बताओ, फिर उस शख्स का कोई फोन आया था? उसने तो मुझे ये आजिज कर रखा है। मैं उसे कह चुका हूँ कि मैं कानून के मुआवजों से नहीं उलझता, उनसे बचकर ही काम करता हूँ, मगर वो इस बात पर मुसर है कि मैं तुम्हें तलाश करूँ ही करूँ। मालूम नहीं और कितने लोगों से ये फरमाइश की गई होगी। मैं तदीह के अमेज अंदाज में मुस्कुराया। उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि अगर मैं ना चाहूँ तो वो ताक़यामत मेरा सुराग नहीं लगा सकते। आप जब यहाँ दाखिल हुए उस वक्त भी उसी का फोन था। अब वो फरमाइश कर रहा है कि मैं आज रात 12:30 बजे एयरपोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग करा दूं। मैं चौंक पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग का क्या मकसद हो सकता है? जो वक्त एडगर ने बताया ठीक उसी वक्त बैलिनोव को एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था। तुमने उसे पूछा नहीं कि इस फायरिंग से वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है? मैंने कहा, पूछा था। उसने कहा कि मुझे मुआवजा अदा किया जा चुका है, लिहाजा इस मामूली से काम के इवज़ मुझे कोई सवाल करने का हक नहीं है। बात तो माकूल है, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। अब अगर उसका फोन आए तो हामी भर लेना, मगर साथ ही ये भी कह देना कि तुम्हें जो मुआवजा अदा किया गया है
उसके इवर ये आखिरी काम होगा। मैं उससे कह तो दूंगा, लेकिन इस तरह फाइटिंग करने पर अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो क्या होगा? हैडगर ने झिझकते हुए कहा। कुछ भी नहीं होगा, बैन उठते हुए कहा। मैं इस बात का इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हारे किसी आदमी को गिरफ्तार न किया जाए। रात 9 बजे तकरीब का आगाज हुआ। उस वक्त बैट टेरेस महल में ही मौजूद था और सारे जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज की रात फैसला कुन साबित होनी चाहिए थी। मैंने तहदीब से कहा, जनरल टैनस और कैथी ब्राउन भी हमारे साथ खाने की मेज पर मौजूद थे, इसलिए आज तुम जल्दी खाना खा रहे हो। जनरल क्या का लगा कर कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया जनरल, मुमकिन है बाल में हमें खाने का मौका ना मिले। उसी वक्त तहदीब को ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। ये बुढ़ की कॉल थी। बेलिनोव के साथियों में से एक शख्स जिसका नाम माइकल सोलू है, जेंडल से मिलने आ रहा है। तहदीब ने मेरी तरफ देखा और मैंने ज़हन पर जोर दिया। मेरा ख्याल है उस शख्स का ताल्लुक बेलिनोव के मुआवजों में से है, मैंने कहा। और तहदीब ने ट्रांसमीटर में ही सवाल दोहराया, हाँ मैडम ये वही शख्स है, लेकिन सवाल ये है कि वो डिनर में क्यों शरीक नहीं है और यहाँ क्या कर रहा है? तहदीब ने एक बार फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। उससे कहो कि उन दोनों पर कड़ी नजर रखे, अब उन दोनों की निगरानी की जाएगी, मैंने कहा। तहदीब ने बुढ़ तक मेरी बात पहुंचा दी और राब्ता मुनक़ते करके मुझसे बोली, ये दुखता वाकई यहाँ मैं कि माइकल सोलू रैंडल से मिलने क्यों आया है? बेलिनोव का कोई अहम पैगाम लेकर आया होगा, मैंने बेपरवाही से कहा और दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुझे टालने की कोशिश मत करो, तहदीब घुर्राई। तुम्हारे देन में यकीनन कोई अहम बात है। हरगिज़ नहीं, मैंने बड़े यकीन से कहा। अगर कोई बात होती तो तुम्हें जरूर बताता। तहदीब मुतमईन नहीं हुई। मैंने भी तहदीब से गलत बयानी की थी। मेरा दिन वाकई इस मामले में उलझ गया था। तकरीबन 4 घंटे बाद बेलिनोव की होटल से वापसी थी। ऐसे में उसकी किसी मातहत का रैंडल से मुलाकात करना किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा भी हो सकता था। मैंने अपने ज़हन में रैंडल के मंसूबे का जो सरसरी खाका बनाया था वो मुझे बेकार नजर आता हुआ महसूस होने लगा। तकरीबन 8 घंटे बाद दोबारा बुढ़ ने कॉल की। माइकल सोलू वापस जा रहा है, बुढ़ कह रहा था, लेकिन रैंडल भी उसके साथ ही बाहर निकला है। क्या उसे रोकने की कोशिश की जाए? मैंने तहदीब के हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। हरगिज़ नहीं, मैंने कहा, लेकिन अब उन दोनों की मुस्तकिल निगरानी होगी। खबरदार दोनों में से एक भी नजरों से ओझल ना होने पाए। वो दोनों अलग अलग कारों में बैठ रहे हैं चीफ, मैं दोनों में से किसकी निगरानी करूं? रैंडल की। मैंने तेजी से कहा, मुमकिन है वो तुम्हें डाई देकर निकलने की कोशिश करे, इसलिए तुम कोई भी कदम उठा सकते हो, बल्कि तुम पुलिस की रेडियो कारें तलब ही कर लो। मैं समझ गया चीफ, बुढ़ ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, रैंडल का बाप भी मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है एक्शन शुरू हो गया है, मैंने तहदीब को ट्रांसमीटर वापस करते हुए कहा। रैंडल खासी देर बाद हरकत में आया, बगैर आया, अब देखो क्या होता है। ट्रांसमीटर पर बुढ़ से मुसलसल राब्ता था। रैंडल गोटेल की सड़कों पर बेमकसद ड्राइविंग करता फिर रहा था। दूसरी तरफ की रिपोर्ट ये थी कि माइकल सोलू डिनर में शरीक था। रैंडल से मिलकर वो सीधा तकरीब में वापस पहुंचा था। रैंडल किसी बड़े चक्कर में मालूम होता था। 1 घंटे बाद तहदीब ने कहा, आखिर इस बेमकसद ड्राइविंग से वो क्या फायदा उठाना चाह रहा है? मुझे उसका अंदाजा है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम मुझे कम अज कम 1.5 घंटे की मोहलत दो। इस वक्त 11 बजे थे। बेलिनोव को 11:15 बजे होटल से निकलकर तकरीबन 12:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। 11:30 बजे बुढ़ ने रिपोर्ट दी कि रैंडल एग्जैक्टिव क्लब की तरफ वापस जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि वो एक नजदीकी पेट्रोल पंप पर रुक के गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है। मैं तमाम इतलात बिला तबसरा सुन रहा था। चंद मिनट बाद ट्रांसमीटर पर बुढ़ की उस तरीबाना आवाज सुनाई थी, रैंडल टैंकी फुल करवाई है, उसके इरादे खतरनाक मालूम होते हैं, तुम भी अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लो। मैंने कहा, उसने दोबारा सफर शुरू कर दिया है चीफ, इस बार कार की रफ्तार बेहद तेज है। ताकुब जारी रखो बूढ़, वो मुखालिफ सिमत में सफर कर रहा है चीफ। चंद मिनट बाद बूढ़ ने बताया, ये सड़क आगे जाकर हाईवे से मिल जाती है, उसे रोकने की कोशिश करो बूढ़। ये नामुमकिन है चीफ, सड़कें सुनसान पड़ी हैं और जिस रफ्तार से वो कार चला रहा है उस रफ्तार पर तो बस दरमियानी फासला ही बरकरार रखा जा सकता है। दूसरी तरफ से इतला मिली है कि बेलिनोव होटल से रवाना हो रहा है। माइकल सोलो भी उसके साथ ही है। मेरा ख्याल है रैंडल हमें धोखा दे गया चीफ, बूढ़ की आवाज आई। वो हाईवे पर पहुंच चुका है। हम बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। अगर पेट्रोल दिलवाने के लिए रुकते हैं तो रैंडल तो हाथ से निकल जाता है और अगर ताकुब जारी रखते हैं तो हमारी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तुमने देखा, मैंने हंसकर तहदीब से कहा, रैंडल वाकई ही जेंट्स है। उसने बून एड कंपनी को कैसा नॉकआउट किया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तहदीब ने बिगड़ कर कहा, सब तुमसे कहते रहे कि उसे डील मत दो, मगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे।
तहजीब का कहना दुरुस्त है, कहती बरोन ने कहा। तुमने रैंडल को हद से ज्यादा डील दे दी है, अब भुगतो। तुम्हारा क्या ख्याल है जनरल? मैंने जनरल की तरफ देखा। बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है कि रैंडल बच जाएगा, जनरल ने मुतात अंदाज में कहा। ताम आखिरी नतीजा निकलने तक कोई बात यतीम से नहीं कही जा सकती। रैंडल तुम्हारी जिम्मेदारी है बूढ़, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। मैंने तुमसे कहा था कि उसे किसी कीमत पर भी नजर से उजल नहीं होना चाहिए। अरे मुझे तो क्या मालूम था कि वो मरदूद ये हरकत कर बैठेगा, बूढ़ ने झिंझला कर कहा। अगर तुम कहो तो हम फिजाइया के हेलीकॉप्टरों से मदद ले सकते हैं, जनरल ने मुझसे कहा। अभी नहीं, मैंने रेस्ट वॉच देखते हुए कहा। आर्मी एक्शन शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त 12 बजे के बाद शुरू होगा, उस वक्त तक तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो। मैं और तहजीब एयरपोर्ट जा रहे हैं। मेलिनोव को अलविदा कहने के लिए वजीर सेहत और तिजारत एयरपोर्ट आ रहे थे, इसलिए एयरपोर्ट पर जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उन हिफाजती इंतजाम का इंचार्ज इंस्पेक्टर बेंसटिले था, जबकि हकीकत ये थी कि मैंने हिफाजती इंतजाम में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, बस चंद हिदायत जारी करनी थी जिस पर अमल करना लाजमी था। बकिया इंतजाम ससवे मामूल थे। एयरपोर्ट पर हुजूम नहीं था। रात के 12:20 हुए थे और उस वक्त वहां ना कोई फ्लाइट आती थी और ना जाती थी। बूढ़ मुस्तकिल चीख रहा था कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। मैंने कार से उतरने से कबल जनरल को हदायत दी कि आर्मी एक्शन शुरू कर दिया जाए और रैंडल को गिरफ्तार करके एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में पहुंचा दिया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तहजीब ने बेबसी से कहा। क्या मेलिनोव पर हाथ डालोगे? बस देखते जाओ, मैंने हंसकर कहा। वैसे मेलिनोव पर हाथ डालना मजाक नहीं है और रैंडल पर हाथ डालना बहुत आसान है, तहजीब ने जल कर कहा। एयरपोर्ट पर तुम मुझसे दूर ही रहना, मैंने कार से उतरने से कबल तहजीब से कहा। इस तरीके मौजूदा मेकअप में बेरा तुम्हारे साथ नजर आना मुनासिब नहीं है। मगर मैं यहाँ जाऊंगी कहाँ और करूंगी क्या? तहजीब ने जुझला कर कहा। तुम कोई अजनबी तो नहीं हो, वीआईपी लाउंज में भी जा सकती हो, मैं भी थोड़ी देर बाद वहीं आ जाऊंगा, मगर खबरदार मेरे किसी मामले में दखल मत देना। मैं टहलता हुआ डियार्चर लाउंज में पहुंच गया जहां इमिग्रेशन वगैरह की कार्रवाइयां हो रही थी। मेलिनोव अपने साथियों समेत वीआईपी लाउंज में मौजूद था। इंस्पेक्टर बेंसटिले की हैसियत से मैं चंद अफराद से मिला और फिर वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते में था कि मैंने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। मुझे चूंकि मालूम था कि ये एडगर के साथी हैं और सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं बगैर रुके आगे बढ़ता रहा। वीआईपी लाउंज के बाहर मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद बरायदारियों में बिखरे हुए थे। वीआईपी लाउंज के दरवाजे पर भी 2 मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे। उन सब ने मुझे सैल्यूट किया और मैंने सर के खफीफ से इशारे से सलाम का जवाब दिया और वीआईपी लाउंज में दाखिल हो गया। अंदर वजीर मौसूफ और मेलिनोव की सोफे पर बैठे बेतकल्लफी से बातें कर रहे थे। वीआईपी लाउंज में तेज रोशनी फैली हुई थी। टेलीविजन कैमरे अक्सबंदी करने में मसरूफ थे। सरकारी खबर रसा एजेंसी का एक फोटोग्राफर भी नजर आ रहा था। इसके अलावा मेलिनोव के साथी भी थे और तहजीब थी, किसने मेरे अंदर दाखिल होने पर निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा था, फिर दूसरी तरफ देखने लगी थी। बैन दरवाजे के पास ही रुक गया। मेरी निगाहों का मरकज माइकल सोलू था, जो हंस हंस कर कैरोलिन से सरगोशियों में बात कर रहा था। कैरोलिन कुछ जीपी सी नजर आ रही थी, लेकिन किसी ने नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। चंद लम्हों तक तो मैं खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ माइकल सोलू के पास पहुंच गया। मैं माजरत चाहता हूँ जनाब, मैंने झुककर बड़े मुदबाना अंदाज में कहा। मैं आपकी जामा तलाशी लेना चाहता हूँ। माइकल सोनू ने झोंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ दी। तुम कौन हो? उसने तीखे लहजे में कहा। खाकसार को बेंसटिले कहते हैं और मैं यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वीआईपी लाउंज में लोगों की जामा तलाशी नहीं ली जा सकती? माइकल सोलू ने कदरे ऊंची आवाज में कहा और चंद लोग झोंक कर हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से जो मुनासिब समझूंगा कर सकता हूँ। माइकल सोलू की मुठियां गुस्से से बिछ गई। मालूम होता है कि तुम मजीद मुलाजमत नहीं करना चाहते। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। करना चाहता हूँ मिस्टर माइकल, मैंने बड़े मीठे लहजे में कहा, तभी तो आपकी तलाशी लेने पर इसरार कर रहा हूँ। माइकल सोलू खड़ा हो गया। हमारी तौहीन की जा रही है, उसने बुलंद आवाज से कहा और वहां मौजूद तमाम लोग चौंक पड़े। क्या बात है? वजीर सेहत और तिजारत ने ऊंची आवाज में कहा। हमारी तौहीन की जा रही है जनाब, ये शख्स मेरी तलाशी लेने के लिए यहाँ आया है और मुझसे इसरार कर रहा है। सिक्योरिटी के लिए मैं इसे जरूरी समझता हूँ जनाब, मैंने मुदबाना अंदाज में कहा। हमें किसी एक फर्द की तलाशी ले रही थी जिसके लिए मैंने मिस्टर माइकल का इंतखाब किया है। आखिरी ने क्या एतराज है? जामे तलाशी लेना एक तरह की इहानत है। मेलिनोव ने कहा। मैं अपने तमाम साथियों को अपनी तरह समझता हूँ। अगर तलाशी लेना जरूरी है तो फिर मेरी तलाशी ही ली जाए। मैं बखुशी उसके लिए तैयार हूँ। वजीर मौसूफ मेलिनोव के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कुछ कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुए।
तुम फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाओ, सुबह तुम्हारी मुअत्तरी के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब।